हाँ जी बेटा, तो कॉस्टिंग के कंपाइलर को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब आ रहा है जी लेबर कॉस्ट का। इजी चैप्टर है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी इजी से ही हैं, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। लाओ देखें। A worker takes 15 hours to complete a job piece of work for which the time allowed is 20 hours. तो 20 hours हो गया जी आपका स्टैंडर्ड टाइम। टाइम टेकन है जी 15, रेट इज 5 पर आवर। फ्रॉम द एडिशनल इन्फो अवेलेबल, द मटेरियल कॉस्ट ऑफ वर्क इज 50, फैक्ट्री वेजेस हैं 100%, फैक्ट्री ओवरहेड है 100% ऑफ वेजेस। तो आपको जी फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है इन दो मेथड्स में। पहले फैक्ट्री कॉस्ट रिवाइज कर लें। सबसे ऊपर आएगा मटेरियल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, फिर लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। ये होती है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। तो मटेरियल इसमें दिया हुआ, लेबर एज पर दी प्लान निकालनी है, जितनी लेबर आएगी उतना फैक्ट्री ओवरहेड डालना। तो लेबर इसमें जो बंदा गलत कर दे तो काफ़ी टैलेंटेड है। स्टैंडर्ड गिवन, टाइम टेकन गिवन, रेट पर आवर इज ऑल्सो गिवन। तो रो नाल से की बेसिक समझ भी होगी तो ये लेबर आपकी आई पड़ी है। जैसे ये लेबर आ गई, दोनों प्लान्स के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट शीट रेडी है। मटेरियल, लेबर, जितना लेबर उतना ओवरहेड, तो अल्टीमेटली आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। और देखें जी कहानी। Information regarding number of employees on a roll in a shopping mall for the month of December is as under. Number of employee on roll 1st of December, 31 दिसंबर, तो इससे एक एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई आ जाएंगे। ऑब्वियस है क्वेश्चन लेबर टर्नओवर रेट्स की बात करने वाला। 40 एम्प्लॉई रिजाइंड, 60 एम्प्लॉइज वर डिस्चार्ज, तो इतने अलग हो गए टोटल। 300 एम्प्लॉइज वर रिक्रूटेड, ये एडिशन है। 300 में से 225 वर रिक्रूटेड फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ मॉल, मतलब हमने नई पोस्ट क्रिएट की हैं 225। बाकी रेस्ट वर रिक्रूटेड ड्यू टू द एग्जिट ऑफ द एम्प्लॉई। 300 माइनस 225, तो 75 इज बेसिकली रिप्लेसमेंट, ये ध्यान रखना। अब कहता है जी 365 डेज मान के एम्प्लॉय टर्नओवर रेट और इक्विवेलेंट एम्प्लॉय एनुअल टर्नओवर रेट निकालो। अब इक्विवेलेंट में ध्यान रखना होता है कि जो ये डाटा है वो 1 मंथ का, तो आपको 1 मंथ में, वैसे एग्जैक्टली अगर बोलें तो ये 31 वाला है, मतलब कि 31 डेज हैं, उधर बेस पे इक्विवेलेंट पे जाना चाहिए जो डेज दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया। रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज। एवरेज सबको क्लियर है? हाँ जी सर, 900 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपका रिप्लेसमेंट। अब ये दिसंबर के महीने का, जिसमें 31 दिन है, तो 7.5 की एवरेज आ रही है 31 दिन की। तो इसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली 365 का क्या होगा ये पता करना। देन देयर इज सेपरेशन मेथड। उसके अंदर आपने देखना है कि कितने वर्कर आपने निकाले या कितने वर्कर रिजाइन कर गए। 40 रिजाइन कर गए, 60 डिस्चार्ज कर दिए गए, तो 40 खुद छोड़ गए, 60 को हमने निकाल दिया। टोटल आपने 100 बंदे निकाल दिए, एक तरह से सेपरेट कर दिए 100 बंदे। ये भी आ गया, इसका इक्विवेलेंट रेट भी आ जाएगा। फ्लक्स में क्या होता था सर, टोटल सेपरेशन टोटल एडिशन, उसका रेट भी आ गया। अब फ्लक्स में इनका ना थोड़ा सा कहानी सी चलती रहती है अलग अलग वाली, कि ये कहते हैं जी फ्लक्स सिर्फ रिप्लेसमेंट के बेस पे भी निकल सकता है। तो अगर आप वो फ्लक्स निकालना चाहते हैं विच इज़ बेस्ड ओनली ऑन रिप्लेसमेंट्स, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडिशंस आप वहाँ सिर्फ रिप्लेसमेंट्स ले लो। तो रिप्लेसमेंट 75 है, ਉਹਦੇ बेस पे भी आ जाएगा। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2018, 5 मार्क्स के लिए आया। फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। डाटा देखें क्या है। सैलरी, बोनस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज। ध्यान से अब डाटा देखना आपने बुक्स में से है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की। देन उसके बाद जी ईच एम्प्लॉय की सैलरी थी, पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, ये पर मंथ ही था। अब उस पर बोनस और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लगे तो वो भी पर मंथ ईच एम्प्लॉय का ही आएगा अगर 30,000 पे आप लगाते हैं। पॉइंट ये होगा कि एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज का खर्चा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वेट करते हैं। टोटल लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी लीव्स अलाउड हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज,
तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास आ चुके हैं, तो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी का सोचा जा सकता है। नॉर्मल आइडल टाइम आ जाता है, एबनॉर्मल आइडल टाइम भी आ रहा है ड्यू टू पावर फेलियर, ध्यान देंगे। वर्किंग डेज आ रहे हैं। सबसे पहले पूछा गया कि एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय पता करो, तो भाई 30,000 इंटू 12, ओके, बोनस भी आ गया, डन। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ओके। ये देखें, जो एम्प्लॉयर वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, वो 6,61,500 की हैं। ये भाई टोटल एम्प्लॉयज़ की मानी जाएंगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 175, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो आ गई जी आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट। अब बात आती है कॉस्ट पर आवर की। ठीक है जी, टोटल एनुअल कॉस्ट तो ये सही है, कॉस्ट पर आवर कितनी है ये पता करना है। इसके लिए डेज उसने लिखे पहले, मैक्सिमम डेज इंटू आवर्स। अब लीव अलाउड माइनस कर दी, 30 डेज की लीव अलाउड है बिल्कुल। फिर नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दिया। ध्यान रखेंगे कि ये नॉर्मल आइडल टाइम तक की माइनस करना है, अब नॉर्मल भी माइनस ना कर देना। इससे आप अपनी कॉस्ट उठाओगे ये वाली, इसको डिवाइड करोगे एक्सपेक्टेड आवर से, ये रेट आ जाएगा। तो 507 जितना भी बनता है, ये थोड़ा लिखने में रेट, ये पॉइंट यहाँ है नहीं है, 234 ही होगा, ठीक है ना, चेक कर लेना। नीचे एक assumption आ रही है, it is assumed that the 310 days are without taking the leave permitted into consideration। ऑब्वियस है कि हम उन्हें वर्किंग डेज ही मान रहे हैं, जैसे तो संडे संडे एडजस्ट करके ही दिए हुए, छुट्टियां तो इसमें से लेगा वो 310 दिन में से। अब अगर यहाँ तक हो जाता है तो अगला जड़ा पार्ट है वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगले पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम पर एम्प्लॉय। मतलब कि भाई अब वो एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ, आपको पता पावर फेलियर के कारण 50 घंटे काम नहीं हुआ। सर 1 घंटे की कॉस्ट जिसे पता हो, जैसे कि हमें पता है 234, अब 50 घंटे वेस्ट हो जाए तो आपको पता तो चल ही सकता है ना कि कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम क्या होगी। अब इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी निकाला। वो ये कह के निकाला है, ये इनके अपने सेल्फ डाउट है, हमारे नहीं है, मैं पहले बता दूं। मेरा पहला सोल्यूशन ये है, आपका भी यही होना चाहिए। वर्किंग डेज दी हूँ मैं, वर्किंग डेज में से छुट्टियां लेनी होती हैं यार, नॉन वर्किंग डेज में से छुट्टियां थोड़ा ना एडजस्ट होती हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि 365 का ईयर है, 52 तो उसमें संडे ही होते हैं, बाकी कुछ स्टैट्यूटरी हॉलीडेज भी होती हैं, तो आपका वर्किंग इतना है। इसमें से बंदे को अपनी जिंदगी जीनी है, उसमें वो बीमार भी होता है, उसे ब्याह शादी पे भी जाना है, और चीजें भी होती हैं, तो उसमें कुछ छुट्टियां अलाउ की जाती हैं। अब अगर आप ऐसी नालायकों वाली assumption ले लो कि ये 310 दिन 30 दिन की छुट्टी के बाद ही थे, तो देखो जी आर्स की कैलकुलेशन बदल गई। फिर तो देखते रहो इसको आराम से। ये देखो, यहाँ हमने 310 दिन में माना है कि छुट्टियां इसमें से वो लेगा अभी। अब हम कह रहे हैं छुट्टियों के बाद ही थे, तो नॉर्मल आइडल टाइम ही सिर्फ माइनस हो रहा। देख पा रहे हो? यस सर। इफेक्टिव आवर्स आपके 2410 आ जाते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट उस पर अलग आती है, अब नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट भी अलग आएगी। तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी, मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि ऐसा किया जाए। उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन, बहुत ही पप्पू। जेबा प्राइवेट लिमिटेड अलॉटेड अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 40 आवर्स फॉर अ जॉब, जिसका रेट पर आवर जिसमें 75 है, एक्चुअल टाइम है 30 आवर्स। तो स्टैंडर्ड 40, आरपीएच 75, टाइम टेकन 30, ये तो हो गए, ये भी हो गया। पीस रेट सिस्टम में गलती हो सकती है, कई लोगों को नॉलेज इसमें कम होती है, तो पहले तो आप हाल से वगैरह देख लें। 30 घंटे इंटू 75 ये टाइम वेजेस, बाकी बंदे ने जी 10 आवर सेव किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, उसके भी हाफ की पेमेंट उसे मिल जानी है। तो हाल से में जितना आप टाइम सेव करते हो, हाफ की पेमेंट हो जाती है। आफ्टर दैट रोन वगैरह, टाइम वेजेस में बस जो आपने टाइम काम किया उसी के ही पैसे मिलेंगे, मतलब टाइम टेकन इनटू रेट। अब सर पीस रेट सिस्टम एज ए में लोगों को नहीं आता होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पीस रेट सिस्टम में तो रेट पर यूनिट निकाला जाएगा। रेट पर यूनिट ऐसे होता था, रेट पर आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, फिर ये रेट पर यूनिट
यूनिट से मल्टीप्लाई होता है। सही पीस रेट तो यही होता है भाई, जो हम बहुत कंफर्टेबली करते हैं। पर मैंने अपने असाइनमेंट्स में आपको ये करवाया हुआ है कि अगर पीसेस ना दिए हों तो वेजेस जो स्टैंडर्ड टाइम की होती है ना, वही पीस वेजेस होती हैं। इसलिए किसी भी आउटपुट का अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम पता है, आप उसकी टाइम वेजेस पे कर दो, दोज वेजेस विल बी इक्वलेंट टू पीस वेजेस। सर ऐसा हो सकता है? यस सर। ये देखो, स्टैंडर्ड टाइम है 40 आवर्स, रेट है 75, ये आ गई पीस वेजेस। अब आप में से कई थोड़े से, सर ये ना थोड़ा रिवाइज करा दो, मेरा ना हैंग हो रहा है, ये कब किया था मैं भूल रहा हूँ। हम उन्ना तभी तेरे लिए रिवाइज करा रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? सब कनेक्टेड है ना? एक मिनट चेक कर लें। हाँ भाई, चल रहे हो ना? चल रहा। थोड़ा सा भाई इशू हो जाता है अगर कनेक्शन टूट जाए। एक मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है, चलो कोई बात नहीं। जैसे नॉर्मली जो पीस वेजेस हम निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेट पर आर कोई कहे जी 100 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर 5 यूनिट्स हो, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, 100 रुपये डिवाइड बाय 5, हम कह देंगे पीस रेट आ गया पर यूनिट। फिर जितने पीसेस बने होंगे, मान लो क्वेश्चन कहे इस भाई ने 135 यूनिट बनाए हैं, फिर हम इंटू 20 करके, कभी इस पे तो शक नहीं करते, इसे तो कह देते हैं कि ये तो पीस वेजेस है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर इसी को एक अलग ढंग से किया जाए, ये देखिए, ये तो भाई रेट पर यूनिट निकाल के किया ना आपको कि सर इसमें तो यूनिट है आपके पास सारा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी को कह रहा हूँ अलग ढंग से। अगर इस 135 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेते, 5 यूनिट 1 आवर में बनते हैं, 135 का स्टैंडर्ड टाइम आता है 27 घंटे। 27 घंटे। अब 27 घंटे की उसे टाइम वेजेस दे देते, 27 × 100, तो भी आपके पास यही आंसर आता। देखो ये प्योरली पीस वेजेस है बेटा, इस पे शक ना करना, पहले बता दूं। ये पीस वेजेस ऐसे भी आ गई अगर आपने कंसर्न्ड आउटपुट का पहले क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड टाइम। तो तब क्लास में बात हुई थी कि दोनों कैलकुलेशंस को ध्यान से देखो, आमने सामने रख के। पहली कैलकुलेशन ऐसे, 100 रुपी पर आवर डिवाइड बाई 5 यूनिट इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये सबको एन प्रॉपर पीस वेजेस लगती हैं। यहाँ जी पर यूनिट रेट भी निकला। दूसरी कैलकुलेशन ऐसे, 135 डिवाइड बाई 5, आर्स आगे, मल्टीप्लाई बाय द रेट पर आवर। सर मैथ्स देखो, सर मैथ्स ऊपर सेम है, नीचे भी सेम है, इधर उधर हुआ हुआ वो कोई चक्कर नहीं है। अब अगर यहाँ पे आगे चलता तो 27 × 100, यहाँ से भी 27 हो जाना। ये है कहानी सर, इतनी सी बात। और सुनते जाए सर। अगला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ, मतलब कि इसमें क्या होता है, दो अलग अलग वर्कर होते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट देते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट, ऐसा कुछ ना कुछ, तो चेक करते हैं। Zico has its factory two location, Nasik and Satara. Our own plan is at Nasik, Halse at Satara. Standard time and the basic rate of wages for the job, which is similar and is carried out on a similar machinery, ये सेम है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 है पर डे, 5 days a week। नासिक पे जॉब कंप्लीट हुई है 32 घंटे में, while the Satara factory it has taken 30 hours। देन कन्वर्जन कॉस्ट इतनी इतनी आई, कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड्स इतने, ठीक है। फाइंड आउट द नॉर्मल वेज रेट एंड रिस्पेक्टिव कन्वर्जन कॉस्ट। फिर कन्वर्जन कॉस्ट में आपको पहले क्लियर रखना पड़ेगा कि कन्वर्जन कॉस्ट में आपकी लेबर तो आ जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड भी आ जाता है, ये होती है आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। इसमें आपका मटेरियल नहीं आता, क्योंकि अगर आपने मटेरियल भी ऐड कर दिया फिर वो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा है। अब आवर्स वर्क दिए हुए हैं दोनों के, 32 घंटे 30 घंटे,
अब इसमें से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ओवरहेड रिमूव कर दिए, जो कि हम भी यही करते। ओवरहेड्स आपको पता है भी आ जाएंगे 25 रुपये पर आवर के हिसाब से 32 और 30 घंटे के। अब आपकी लेबर कॉस्ट आ गई, बहुत ही सिंपल सिचुएशन बन चुकी है, लेबर कॉस्ट आ भी गई है। फिर वो कहता कि अपना लेबर कॉस्ट के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें सर सॉल्व, हमें समझ नहीं आया सर, ऐसे कैसे हो गया सर। नहीं नहीं सर, सब समझ आएगा, आप देखो ध्यान से। इसने लिखा है जी फैक्ट्री 2 लोकेशंस पे है, ठीक है, एक जगह पे रोहन है, एक जगह पे हालसे। स्टैंडर्ड टाइम एंड द बेसिक रेट ऑफ वेजेस आर सेम फॉर अ जॉब विच इज सिमिलर एंड कैरिड आउट एट a similar machine. Normal working hours 8 hours हैं per day in a 5-day weeks. 5-day week इंटू 8 करके 40 घंटे हो गए एक हफ्ते के, जो नॉर्मल है। नासिक में 32 घंटे में खत्म हो गया, सतारा में 30 घंटे में खत्म हो गया। आपको टाइम टेकन तो पता ही है, 32 और 30 टाइम टेकन। रेट पर आवर ऑब्वियस है, क्वेश्चन है कि रेट पर आवर निकालो। अब रह गया स्टैंडर्ड टाइम, कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। ऑब्वियस है 40 की तरफ इशारा हुआ हुआ है, तो हम इस चीज को देखें ध्यान से। इन्होंने लिखा कि रेट पर आर हम आर मान रहे हैं, ये दोनों जगह सेम है, तो जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो हम निकाल सकते हैं। लेबर कॉस्ट उठाई ये वाली, अब देख लेना ध्यान से। स्टैंडर्ड में भाई क्या पुट करने लगे हैं, ध्यान रखना। टाइम टेकन इंटू आर, स्टैंडर्ड माइनस टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड इंटू टाइम टेकन इंटू आर। देख रहे हो, स्टैंडर्ड इन्होंने 40 माना है। देखो और इसमें ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि टाइम टेकन दिया हुआ है। अब ये एग्जैक्टली बताया नहीं गया कि टाइम अलाउड इसके लिए क्या था, तो हमने 1 वीक माना। इधर बेस पे जी आपके पास आर आ जाता है। सेम चीज आप दूसरे वर्कर पे अप्लाई करेंगे, उसका 4200 है, वहाँ जी हाल से प्लान है, वहाँ भी आर आ जाता है। फिर जैसे ही आ जाएगा, इधर बेस पे आप कन्वर्जन कॉस्ट की शीट बना देंगे कि इतना लेबर है, इतना ओवरहेड है, क्योंकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई। तो बात ये होती है कि ऑन दी स्पॉट कई बार बंदा ऐसे सोच नहीं पाता, ये बात तो है। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ 2 वर्कर आर एंड एस फॉर अ मंथ। बेसिक डीए, कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ ईएसआई ऑन बेसिक, फिर ओवर टाइम, फिर लिखो नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ आर 200। फिर ये स्टडी मटेरियल में भी है, असाइनमेंट में भी है, और सबकी बुक्स में भी है। ओवर टाइम इज पेड डबल द नॉर्मल रेट, नॉर्मल ऑफ वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। जो स्टडी मटेरियल में और असाइनमेंट में है ना, उसमें डबल द नॉर्मल रेट लिखा होता है। तो उसमें एक अजम्पशन दी जाती है कि भाई इसमें बेसिक और डीए दोनों मिलेंगे ओवर टाइम में। इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में डाला गया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अजम्पशन की जरूरत ना पड़े बच्चे को, कि ओवर टाइम में आपको वेजेस और डीए दोनों मिलने हैं। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स विद द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। मतलब कि जो ये कंट्रीब्यूशन के रेट दिए हुए हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बराबर है, मतलब कि एम्प्लॉयर भी इसी रेट पे कंट्रीब्यूट करता होगा, एम्प्लॉय भी इसी रेट पे, वो ये कहना चाहता है। फिर उसके बाद जी वर्कर्स और एम्प्लॉयड ऑन जॉब ए बी सी इन दीज प्रपोर्शंस। मतलब कि अब जैसे वर्कर आर है, तो उसने 75% जॉब ए पे लगाया अपना टाइम, जॉब बी पे 10, जॉब सी पे 15%। ऐसी वर्कर एस का भी प्रपोर्शन दिया हुआ है। ओवर टाइम कहता है जी जॉब ए पे हुआ था। ओवर टाइम आपको उसमें भी ध्यान होगा कि एक पर्टिकुलर जॉब पे होता है, जैसे कि यहाँ। पहले तो आपने इनका ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, फर्स्ट ऑफ ऑल पता करना है कि इनका रेट पर आर क्या आता है। तो उसके लिए हम चलते हैं जी कैलकुलेशन शीट में। देखो जी, कैलकुलेट द ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर ऑफ आरएनएस, ये पूछा गया। फिर उसके बाद जी एलोकेशन। और सर सोल्यूशन करते वक्त ना इंस्टीट्यूट उड़ने लगता है, जैसे आपको याद होगा असाइनमेंट में ना, ये पहले 10 क्वेश्चनों में आ जाएगा, चेक कर लेना। वहाँ नेट वेजेस भी पूछी है, इन्होंने सोल्यूशन करते हुए नेट वेजेस भी निकाल दी हैं, जिसकी वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, चलो फिर भी देख लो। अब बेसिक आ गया 15,000 30,000, डीए उस पर 50% आ गया वो भी। अब सर आगे इसमें ओवर टाइम की कैलकुलेशन मेनली है, जो आपको समझ नहीं है। बाकी जो डिडक्शंस वगैरह उनकी बात तो हम कर ही लेंगे।
ओवर टाइम के लिए नीचे इन्होंने बनाया, चेक करें अच्छे से। जैसे ये देख सकते हैं आप कि जो पहला वर्कर है उसको आप 15,000 की बेसिक वेजेस दे रहे हो, 7500 डीए दे रहे हो, ये 200 घंटे के लिए दे रहे हो। इससे एक नॉर्मल रेट आ जाएगा बेसिक और डीए का, बेसिक प्लस डीए का एक नॉर्मल रेट आ जाएगा। ओवर टाइम इससे डबल रेट पे है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा आपको। तो इतनी कैलकुलेशन इन्होंने कैसे की हुई है वो भी देखें, देख लो एक बार अच्छे से। देखो जी, 22,500 को 200 से डिवाइड किया, ये आ गया एक नॉर्मल रेट, फिर इंटू ट्वाइस दी नॉर्मल कर दिया, फिर ओवर टाइम के जितने भी आवर्स हैं जैसे कि 20 आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगेन दोबारा बेसिक प्लस डीए डिवाइड बाय नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल रेट आ गया, इंटू 2 ताकि ओवर टाइम के लिए रेट आ जाए, इंटू 20। बाकी आप चेक करें, यहाँ ओवर टाइम आ जाता है आपके पास। इसके बाद जी आपकी नेट वेजेस, जो मैं यहाँ ना एक बार दोबारा चेक कर लूँ कि हमें ऐसा कहा गया है कि नेट वेजेस निकाल लो, क्योंकि ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें तो कहा गया, यहाँ आंसर उसी के उठा लिए, एक पार्ट चेंज भी था। तो चेक करें, जैसे उसमें डिडक्शंस हो रही हैं, जैसे बोला गया है कि कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ 7%, ईएसआई 2%, तो आप चेक कर सकते हैं ये बेसिक के ऊपर, बेसिक के ऊपर ईएसआई भी बेसिक के ऊपर, ये आ गई आपकी नेट वेजेस। सर ऑर्डिनरी रेट पर आवर निकालना था, अब ये क्या आपने कर दिया नेट नोट, चलो छोड़ो, अब ऑर्डिनरी रेट आने लगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ इन्होंने बेसिक प्लस डीए इकट्ठे उठा लिए एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्री उसमें ऐड कर दिया है, बिल्कुल जी, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन बराबर हैं तो वही ऐड हो रहा है, फिर डिवाइड बाय आवर्स कर दिया, इससे रेट आ जाता है, एक ऑर्डिनरी रेट आ जाता है। ओवर टाइम ऑब्वियस है इसमें इंक्लूडेड नहीं है कि ओवर टाइम ऑर्डिनरली अर्न नहीं होता होता। अब जब आपने एलोकेशन करनी है इनकी वेजेस की, तो आपने इसको बेस मानना, 23,850 रुपये हमने खर्चे वर्कर आर पे, एबीसी जॉब में इस तरीके से जाएगा, इस रेशो में चेक करें। तो ये जी वर्कर आर पे आपने पैसे खर्चे, ये एबीसी जॉब में डिवाइड हो गए। अब वर्कर आर को जो आपने ओवर टाइम पे किया है कितने आवर्स का, 20 आवर्स का, ये कौन सी जॉब पे हुआ था, जॉब ए, तो 20 आवर्स का ओवर टाइम सिर्फ जॉब ए के नीचे आ रहा, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपकी वेजेस जड़ी हैं वो एलोकेट हो जाएंगी, आपको बस ओवर टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वर्कर एस, इसकी जड़ी वेजेस एलोकेट हो रही हैं उसमें प्रोपोर्शन आपके सामने 40-20-40 अकॉर्डिंगली, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी जॉब वाइज कॉस्टिंग आ जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। देन उसके बाद जी सेवंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन जी डिट्टो रोन हाल से वाला क्वेश्चन है, जिसमें वो रिकमेंड करना होता है कि कौन सा प्लान लगाएं। तो काफ़ी लंबी स्टोरी यदि है, हमने पढ़ी हुई है सारी की सारी, आपको ध्यान में होगा, वैसे तो आपको करना चाहिए, पर जे का आप रिवीजन चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बता भी देता हूँ कि क्या कहानी थी। एक दो क्वेश्चन ही और बचे हैं फिर उसके बाद। ये देखिए जी आपका नवंबर 21 आ गया, ये आ गया जी आपका मई 22, ज़्यादातर लेबर टर्नओवर की तरफ ही गए हैं क्वेश्चन। आओ जी सर सेवन्थ की तरफ चलें पहले, देखो क्या कहता है। Z Limited is working by employing 50 skilled workers. It is considering introduction of incentive scheme, either हाल से with 50% or roll, for increasing the labor productivity to adjust with the increasing demand of product by 40%. तो ये इसलिए इंसेंटिव स्कीम लाना चाहते हैं, आपको पता है कि यहाँ ना डिमांड बढ़ गई है प्रोडक्ट की, तो वर्कर्स भी ज़्यादा बनाएंगे तो ही उस डिमांड को हम कैटर कर पाएंगे। कंपनी फील्स इफ द प्रपोज्ड इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ वर्कर, ये एक सफिशिएंट इंसेंटिव होगा उनके लिए और बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस अश्योरेंस एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड as revealed by the figures for the month.
आर्ली वेज रेट दिया हुआ, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट प्रीवियस परफॉर्मेंस लेवल, इसे आप टाइम अलाउड भी ले सकते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे ऑफ ईच वर्कर दिए हुए हैं, एक्चुअल आउटपुट बताया हुआ। अब आपको पूछा गया कि यार ये बताओ इफेक्टिव इंक्रीज इन अर्निंग्स क्या है अंडर दी स्कीम्स। तो आपने क्या करना है, इस आउटपुट का स्टैंडर्ड टाइम निकाल के कहानी खत्म कर देनी है। देखो 50 वर्कर्स की टोटल टाइम वेजेस निकालने बैठ गए भाई साहब, 24 डेज इंटू दिस, ये खुद ही करना तो ज़्यादा अच्छा। फिर उसके बाद जी इसका स्टैंडर्ड टाइम निकाला जा रहा है, फिर कितना टाइम लगाया गया वो देखा जा रहा है, 50 वर्कर्स हैं उसके बेस पे, फिर टाइम सेव्ड आ जाएगा, वहाँ से रो नाल से चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको। फिर बोनस अंडर हाल से, बोनस अंडर रोन, अब ये आपके इफेक्टिव रेट आ गए जी हाल से के, पहले बंदा जी 50 रुपये कमाता था, अब इतना हो गया, रोन में इफेक्टिव रेट आ गए इतने, फिर उसके बेस पे जी कितने परसेंट बढ़ गया। फिर इसमें यह बताना होता है कि भाई एज ए एम्प्लॉयर आपको क्या सेविंग्स हुई। सर देखो ऐसे है, पहले आप इनको टाइम रेट सिस्टम से पे करते थे, आप 50 रुपये देते थे, बिल्कुल 1.975 आवर्स में यूनिट बन जाता था। तो आपकी जो ओल्ड सिस्टम में लेबर कॉस्ट है वो वही है, ओल्ड सिस्टम में ये लेबर कॉस्ट है आपकी इतनी। अब न्यू सिस्टम में जो लेबर कॉस्ट है वो निकालनी है, उसका मतलब ये है, ये आप पे कर रहे हो इसे टोटल, डिवाइड दिस बाय आवर्स नहीं यूनिट्स, जितने यूनिट बने। तो 98.75 पे जो चीज़ बनती थी वो 88.60 पे बन रही है रोहन में, हाल से में सॉरी, तो आपकी इतनी सेविंग है। फिर रोहन में कितनी सेविंग है, तो रोहन वाली वेजेस उठाओ, रोहन आउटपुट तो खैर सेम है, उससे डिवाइड करो, तो आपको सेविंग इसमें पता चल जाएंगी कि पुराने सिस्टम में ये थी, रोहन में इतनी आ रही है, सेविंग इतनी है। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी पूछा जा रहा है कि कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, वो तो सर आप देख ही लो कि एक्चुअल प्रोडक्शन 6120 है, अगर बेंचमार्क प्रोडक्शन देखें तो इतने आवर्स में इतना ही हो सकता था, तो इतनी प्रोडक्टिविटी बनी है। अब वो कहता कि भाई देखो रोन सिस्टम एश्योरेंस फुलफिल करता है, ठीक है जी, क्योंकि आपने कहा था कि देखो अर्निंग्स हाल से में सिर्फ 2% बढ़ रही हैं, आपने कहा था 20% अर्निंग्स तुम्हारी बढ़ाऊंगा, तो ये चीज़ भी आपने सारी करी हुई है। सर अगले फिर क्वेश्चंस ना आपके, एक लेबर टर्नओवर एक टॉपिक बहुत हीरो बन जाता है यहाँ पे, उसी को डेडिकेट कर दिए गए हैं। कहते हैं जी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ध्यान रखना इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑफ अ न्यूली सेटअप ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड, न्यूली सेटअप है ध्यान से। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, एवरेज दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। अब कहते हैं सेपरेशन और फ्लक्स निकाल दो, ठीक है जी, 25 सेपरेशन डिवाइड बाई 500, फ्लक्स में 50 प्लस 25, ओके भाई। अब कहते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकाल लो, गिवन दैट फॉर द वन अबव, गिवन दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप ऑन 31 जनवरी, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने हमें बता दिया ये। अभी 31 मार्च 2021 का डाटा, इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी 2 महीने पहले ही सेटअप किया गया। तो इन्होंने अब क्या किया कि भाई जो आपके रेट्स आए हुए हैं वो 60 डेज के रेट मान के मल्टीप्लाई बाय 365 करके एनालाइज कर दिया। फिर और देखो कितने दिए, कहता ऐसे पसंद नहीं आया तो आप 360 की assumption भी ले लो, कहता बेटा ये भी अच्छा नहीं लगा तो आप मंथ्स में कर लो, डिवाइड बाय 2 महीने इंटू 12, या बाजार आप पे है, जैसे आपको अच्छा लगे। आगे सर 9th क्वेश्चन आता, स्किल्ड वर्कर इज पेड अ गारंटेड वेज रेट ऑफ 150 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 10 आवर, ही टुक 8 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, ही हैज बीन पेड वेजेस अंडर रोन, तो इफेक्टिव आवर्ली रेट निकालना रोन का आसान है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है। कहता कैलकुलेट द टाइम जिसमें वो कंप्लीट करता अंडर हाल से, ताकि उसका वही एवरेज आ जाता जो रोन में आ रहा है, टाइम को एक्स लेके सॉल्व करना है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है भाई, टाइम कम ही खराब करें इस पे भी, ठीक है जी, सॉल्व करके देखना जरूर। अब आया था मई 22, अगेन यार देखो इतना कुछ और है इसमें, पता नहीं इनको ये लेबर टर्नओवर ही बहुत पसंद है। कंपनी ने 72 एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर दिया, लेबर रेट फॉर द क्वार्टर आर एज अंडर दिए हुए हैं,
कहता है एवरेज निकालो, 8% इधर रखो, रिप्लेसमेंट ये है, एवरेज आ जाएगी। चेक करो, रिप्लेसमेंट रेट के बेस पे होएगा 900। जैसी एवरेज आ जाएगी सेपरेशन लगा दो, सेपरेशन आ जाएगा 900 पे 5%। ये देखो हुए हुए हैं सर ऐसे वाले भी सारे। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, ये फ्लक्स से आ जाएगा। अब अगर इक्वलेंट रेट निकालने हैं तो ऊपर जेडे रेट दिए थे वो क्वार्टर के थे, डिवाइड बाय 3 इंटू 12 करते जाओ, डिवाइड बाय 3, यहाँ 3 इंटू 12। बाकी कह रहा है नहीं भाई ऐसे भी तो हो जाएगा, एक क्वार्टर के दिए हुए साल में 4 क्वार्टर होते हैं, डिवाइड बाय 1 इंटू 4, ऐसे भी हो जाएगा सर, किसने मना किया। तो ये कहानी सर अभी तक की बहुत ज़्यादा आसान, कहीं से भी दिक्कत नहीं लग रही है इसके अंदर। तो भाई आप क्विकली इसको मेरे हिसाब से विद इन फ्यू मिनट्स ही पूरा स्कैनर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगली वीडियो में अगला चैप्टर करते हैं, अभी के लिए इतना।